हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं सीए सुनील राउत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और एक लाइन मेरी रह गई है, कौन सी बोलो, कौन सी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए सर, आज हम बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। बड़ा ही इजी है, सब कुछ इजी है, सुनते जाना और सब कुछ आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को भी देखना, वो मैं इसी वीडियो में ही अटैच कर दूंगा वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे, जैसे बोला था ना मैंने, पैसा टॉपअप कैसे करना है, कैश लेजर होता है करके, वो वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें कुछ पहले बैकग्राउंड समझ ले, पहले सेक्शन समझ लेते हैं कौन कौन से सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व होंगे। सेक्शन 49 बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, ठीक है। और सेक्शन 50 बताता है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि आपने जीएसटी की लेट पेमेंट की है तो जीएसटी की लेट पेमेंट करोगे तो गवर्नमेंट क्या आपको छोड़ने वाली है क्या? नहीं, गवर्नमेंट आपको छोड़ने नहीं वाली है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 50 जो है ये उसी बारे में बताता है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैं अपनी सारी क्लासेस में बता चुका हूं कि क्या क्या, कितने एक बंदे के कितने अकाउंट होते हैं, कितने लेजर होते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक है मिस्टर ए, मैंने क्या कहा, एक मिस्टर ए है जिसने सेल किया। जिसने क्या किया सर? सेल किया है। और सेल करने पर इसने क्या बनाया होगा? इनवॉइस बनाया होगा। इनवॉइस कैसा है सर? इनवॉइस है सर, देखो क्या चीज, इनवॉइस में लिखा उसने वैल्यू। वैल्यू कितनी लिखी सर? 10,000 की वैल्यू है, ठीक है। उस पर हमने जीएसटी लगाया। जीएसटी मान लो जीएसटी का रेट है 10% का, और 5% हमने सीजीएसटी लगा दिया, और 5% हमने एसजीएसटी लगाया, और ये लगाया हमने सीजीएसटी, ठीक है। कितना कितना आ गया? 500 रुपए और 500 रुपए, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 11,000 रुपए। सर ये क्या चीज है सर? 500 रुपए सीजीएसटी, 500 रुपए एसजीएसटी, क्या चीज है सर? ये है हमारा आउटपुट टैक्स। आपको पता ही है आउटपुट टैक्स की हमें पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है सर? सीजीएसटी की हमें पेमेंट करनी है 500 रुपए, एसजीएसटी की पेमेंट करनी है हमने 500 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? आउटपुट टैक्स। दूसरी हम बात करते हैं अब कि सर इसकी पेमेंट जो है, पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन से पेमेंट ऑफ टैक्स की? जो गवर्नमेंट को हम करने वाले हैं। तो यानी कि 10,000 तो ए रखेगा अपने पास, और ये जो 1,000 रुपए की पेमेंट है, इस 1,000 रुपए को वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को दो तरीके से हम पे ऑफ कर सकते हैं। क्या बोला था मैंने? दो तरीके से हम पे ऑफ कर सकते हैं। पहला नंबर आता है, हम किसकी बात करते हैं सर? क्रेडिट। क्या बोला था? आईटीसी हम जिसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। क्रेडिट मतलब सर, क्रेडिट का मतलब हो गया यहां पे, जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन अपने, कौन से सेक्शन में पढ़ा थे हमने क्रेडिट के बारे में? बताओ बताओ। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। देखो इसने क्या किया, कुछ माल परचेज किया होगा, मान लो कुछ उसने चेयर बेचा, तो चेयर को बेचने के लिए उसने चेयर पर, ये ट्रेडर है, चेयर परचेज किया होगा। अब चेयर को परचेज करने के लिए इसने पे किया था सर, क्या पे किया था सर? सीजीएसटी इसने पे किया था, मान लो 250 रुपए, और एसजीएसटी इसने पे किया था 250 रुपए, ठीक है। समझ में आया क्या? यस सर। सर और उसने बाहर से भी कुछ चेयर मंगाए थे, तो इसके पास आईजीएसटी का भी क्रेडिट पड़ा हुआ था। आईजीएसटी का क्रेडिट कितना पड़ा हुआ था? मान लो इसके पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ था 500 रुपए का। तो सर आउटपुट टैक्स की हमें पेमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले तो हम क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला हमने? सबसे पहले हमें क्रेडिट इस्तेमाल करना है। अब क्रेडिट को इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या कहा था? सबसे पहले कौन सा सीजीएसटी हमें सेट ऑफ करना है, या एसजीएसटी सेट ऑफ करना है, या फिर आईजीएसटी? सबसे पहले हमें आईजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं। आईजीएसटी कितना दिया हुआ हमें? आईजीएसटी तो है नहीं, अभी आगे पढ़ते जाएंगे। मान लो कि आईजीएसटी, क्योंकि सबसे पहले हमें आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है। अगर ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर हमें सेट ऑफ करना है दूसरे नंबर पे सीजीएसटी को। क्या बोला मैंने? दूसरे नंबर पे सीजीएसटी को। फिर हमारा सेट ऑफ करना है तीसरे नंबर पे हमें
एसजीएसटी को। ये नंबरिंग आ गई थी अमेंडमेंट के बाद, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि सीजीएसटी को सीजीएसटी से पहले करना है और फिर उसके बाद हम आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। एसजीएसटी को एसजीएसटी से पहले करना है, फिर उसके बाद हम आईजीएसटी से पेमेंट करेंगे। और आईजीएसटी का क्रेडिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर अगर बच गया तो सीजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर अगर बच गया तो एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। लेकिन 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 ये प्रोसीजर हमारा अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया था। क्या बोला? ये प्रोसीजर हमारा अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया था। बताया था ना अमेंडमेंट में क्या बोला था कि सबसे पहले इन पर नंबरिंग कर दी। हमने बोला कि सबसे पहले जो क्रेडिट इस्तेमाल होगा, यानी हर किसी टैक्स पेयर को बोल दिया गया कि अगर तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट आईजीएसटी का खत्म हो गया तो उसके बाद आपको सेट ऑफ करना है सीजीएसटी का। क्या बात बोल रहे हैं? आईजीएसटी फिर सीजीएसटी, फिर अगर सीजीएसटी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है तो फिर उसके बाद एसजीएसटी का। तो जल्दी जल्दी बताओ हमें पेमेंट कैसे करेंगे। देखो आईजीएसटी का पहला पेमेंट करना है हमने, आईजीएसटी का सेट ऑफ करेंगे। आईजीएसटी का सेट ऑफ करने के लिए हमें कितने का है आईजीएसटी? 500 रुपए का आईजीएसटी है सर पहले आईजीएसटी से करेंगे, लेकिन आईजीएसटी की तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी है नहीं, तो यानी कि फिर हम किससे करेंगे? सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ना ना ना, पहले होता था कि सीजी और एसजीएसटी जो है वो लाइन वाइज होते थे। अब इन्होंने बोला कि सीजी और एसजीएसटी को किसी भी रेशो में पे कर लो, या तो सीजीएसटी को पूरा पे कर दो या तो एसजीएसटी को पूरा पे कर दो, या तो वो किसी भी रेशो में आप पे कर सकते हो। तो मान लो कि हमने आधा आधा पे कर देते हैं। मैंने क्या कहा? आधा आधा पे कर देते हैं, यानी कि 250 रुपए मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं और 250 रुपए इस्तेमाल कर लेता हूं एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब बाकी सीजीएसटी को इस्तेमाल करेंगे। सीजीएसटी का कितना? सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ 250 रुपए, तो क्या मैं इसको एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? ना ना ना, सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए, अगर बच गया तो फिर आईजीएसटी के लिए। तो सीजीएसटी को आगे है, सब कुछ लिखवाया हुआ है मैंने, लिखवा दूंगा दोबारा, और आके बस यहां पे समझते जाओ। इसमें क्या लिखा कि 250 रुपए का इस्तेमाल मैंने यहां पे भी कर लिया और यहां पे तो कर नहीं सकते, एसजीएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा। सीजीएसटी की पेमेंट तो हो चुकी पूरी, और सीजीएसटी के लिए तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एसजीएसटी का कितना है? 250 रुपए, हमने इसके लिए भी इस्तेमाल कर लिया। क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ बची है? क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ बची है? नहीं सर, नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि नेट पेबल कितना हुआ? कुछ है क्या? नील नील। अगर मान लो यहां पर एसजीएसटी और इसकी पेमेंट बची होती कितनी? 700 रुपए। क्या बोला मैंने? 700 रुपए, और इसकी पेमेंट होती 700 रुपए, तो यहां पे कुछ बचता क्या? यस सर, 200 रुपए यहां पे बचता और 200 रुपए यहां पे बचता। तो इसको सर कैसे पे करेंगे? फिर इसको सर अपने कैश लेजर से पे करते हैं। क्या बोला? कैश लेजर से, यानी कि कैश उसमें टॉप अप करेंगे, हम कैश डालेंगे और कैश से हम पे ऑफ कर देंगे। यानी कि पहला क्या? आउटपुट टैक्स का पेमेंट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं अपने क्रेडिट से। क्या बोला हमने? सबसे पहले हम करेंगे उसको क्रेडिट से सेट ऑफ, फिर उसके बाद हम किससे सेट ऑफ करेंगे? बताओ बताओ, किससे सेट ऑफ करेंगे? उसको सेट ऑफ करेंगे फिर हम कैश लेजर से। समझ में आ रहा है क्या? यही है प्रोसीजर। चलो देखो, अब इसने क्या कहा? ई कैश लेजर, ई लाइबिलिटी, सबसे पहले डिफाइंड होता है क्या? तुम्हारे पास 3 अकाउंट है। क्या बोला मैंने? देखो यानी कि मैंने क्या बताया? हर एक टैक्स पेयर का गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, पोर्टल पर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं? सबसे पहले मैंने बताया कैश लेजर होता है। क्या बोला सर? सर एक कैश लेजर होता है, और एक होता है सर क्रेडिट लेजर, और एक होता है सर लाइबिलिटी रजिस्टर। देखो रूल कौन कौन सा बताया? रूल 80, रूल याद कैसे करेंगे? 85, 86, 87। असर कौन कौन सा है? 85 सबसे पहले क्या लाइबिलिटी निकलती नहीं निकलती? गवर्नमेंट पहले लाइबिलिटी निकालेगी आपकी। हाँ, गवर्नमेंट लाइबिलिटी निकालती है, तो लाइबिलिटी का रजिस्टर जो होता है वो 85 में बना हुआ है। फिर इसको सेट ऑफ किससे करोगे? जल्दी जल्दी बताओ, सेट ऑफ किससे करोगे? सर सेट ऑफ करेंगे हम इसको क्रेडिट से पहले, तो यानी कि रूल 86 क्रेडिट का है, लेजर है, क्रेडिट लेजर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद कैश लेजर से तो रूल 87, यानी कि सबसे पहले लाइबिलिटी रजिस्टर होगा। तो लाइबिलिटी रजिस्टर का रूल कौन सा? 85। क्रेडिट लेजर
से पेमेंट होगी तो 86, फिर उसके बाद हम कैश लेजर से पेमेंट करते हैं तो 87। समझ में आया क्या? यस सर, तीनों चीज हमें समझ में आ गई। सर इस लेजर में होता क्या है, देखो सबसे पहले यहां पे क्या होगा कि आपको कुछ भी टॉपअप करना होगा पैसा, यानी कि क्रेडिट लेजर में सबसे पहले क्रेडिट साइड में ऐड ऑन होता है, यहां पर लेस होगा, ये वाला कैश लेजर में भी ऐड ऑन होगा और यहां पर लेस होगा, और यहां पर आपका ऐड ऑन होगा और यहां पर आपका लेस होगा क्रेडिट साइड में लायबिलिटी रजिस्टर में। क्या क्या चीजें होती हैं सर? जैसे जैसे मैंने बताया था सर, अगर आप कुछ पैसा टॉपअप करते हो, क्या बोला? पैसा टॉपअप करते हो मतलब कि पैसा डालते हो पेमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया था अभी भी क्या था कि जो 200 रुपए की कैश से हमें पेमेंट करनी थी, कैश लेजर से पेमेंट करनी थी, तो वो कैश लेजर में पहले आपको टॉपअप डालना पड़ेगा। जब डालोगे तो यहां पर पैसा आएगा, कहां पे आएगा? यहां पर आपका आ जाएगा मनी डिपॉजिटेड। मनी डिपॉजिटेड आ गया तो यहां पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या आपके अकाउंट में पोर्टल पर दिखाएगा कि आपके अकाउंट में वो क्रेडिटेड हो चुका है, कितना इतना रुपए, ठीक है। उसके बाद आप पे ऑफ करोगे, पे ऑफ करोगे तो उसमें से घट जाएगा। ऐसे ही हमारा क्रेडिट रूल होता है। क्रेडिट में क्या, क्रेडिट लेजर में क्या होगा? जितना आपका क्रेडिट होगा, जितना आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आपके या तो 2A से, यानी जीएसटी या 2A से होता था, उस अगर आपने कुछ परचेज किया, आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भरा और आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट होने लगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आपके ई क्रेडिट लेजर में आके वो क्रेडिट हो जाता है। क्या बोला? ई क्रेडिट लेजर में आके वो क्रेडिट हो जाता है। जब जैसे ही क्रेडिट हो जाएगा तो वो यहां पर आएगा, कहां पे आएगा? यहां पे अपने क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर इस्तेमाल कर लोगे लायबिलिटी के लिए तो कहां पे जाएगा? वो यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? लायबिलिटी की पेमेंट अगर कर दोगे तो यहां से घटेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट अगर आपको कहता है कि आपकी कुछ लायबिलिटी है या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट करके कुछ लायबिलिटी निकाली, तो लायबिलिटी निकाल के जैसे ही अपनी जीएसटीआर 1 भरी, तो यानी कि जीएसटीआर 1 जैसे ही भरा तो आपका क्या चीज हो जाएगा? यहां पे लायबिलिटी रजिस्टर में कितना सेल्फ असेसमेंट करके आपने जो लायबिलिटी रजिस्टर से बताया, उसने आपने बोला कि 10,000 की मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, 10,000 की लायबिलिटी बनती है। पीओ ने बोला, प्रॉपर ऑफिसर चेक करके बोलता है नहीं नहीं, आपका कुछ इंटरेस्ट भी बनता है, लायबिलिटी भी बनती है, टैक्स भी बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें कहां ऐड ऑन होगी? आपकी लायबिलिटी में, साहब आपकी लायबिलिटी में। प्रॉपर ऑफिसर अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो वो भी आपकी लायबिलिटी में ही क्या करेगा? ऐड ऑन कर देगा। अच्छा, आपको पे ऑफ करना हो तो दो तरीके से पे ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक तो हो गया क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर को हम इस्तेमाल करेंगे। यहां से ये क्रेडिट लेजर यहां पे गए, यहां से यहां पे लेके आए, तो यहां पे क्रेडिट लेजर से हमने इस्तेमाल कर दिया। दूसरा हम क्या, कैश लेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में क्या? यस सर, बात आ रही है समझ में। यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर, और यहां पर कैश का बैलेंसिंग फिगर कैश का। और क्या क्या चीजें होंगी? देखो इनमें क्या क्या चीजें आएंगी, किस किस की पेमेंट हमें कैश लेजर से करनी है। कुछ कंपलसरी पेमेंट होती है कैश लेजर से, जैसे आरसीएम की पेमेंट आप क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। अच्छा, आपको अगर टैक्स पे करना है तो आप दोनों से कर सकते हो। किससे? क्रेडिट लेजर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैश लेजर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ कैश लेजर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर अगर आपको किसी पेनल्टी की पेमेंट करनी है तो आपको क्रेडिट लेजर क्या इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं सर, कैश लेजर ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई ड्यूज है, गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ड्यूज भरो, आपको कैश लेजर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप कंपोजिशन सप्लायर में, पता था ना सेक्शन 10 में आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, उसके सप्लायर हो तो आपको क्रेडिट तो अलाउ होता नहीं था, तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर। तो वही बातें हमें कहां पर पढ़नी है सर? रूल में पढ़नी है। रूल कौन से? 85 में लायबिलिटी रजिस्टर, 86 में क्रेडिट लेजर, 87 में कैश लेजर। इनके बारे में पढ़ना है मेन। और हमारा सेक्शन है कौन सा? 49। सेक्शन कौन सा है? 49 को पढ़ना है और सेक्शन 50 को पढ़कर चलना है। चलो, आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है क्या? चलो एक और चीज मैं अभी जिसको नहीं पता है वो वाली चीज भी बता देता हूं। देखो क्रेडिट अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट है आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी का, फिर एसजीएसटी का। अच्छा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सेट ऑफ करने हमें आईजीएसटी के लिए। देखो सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट किससे हो सकती है सर? आईजीएसटी से हो सकती है, फिर बचा तो सीजीएसटी से और एसजीएसटी से। इन
एनी रेशो, इन एनी रेशो, ऐसा नहीं कि पहले सीजीएसटी से फिर उसके बाद हमें एसजीएसटी से, नहीं ऐसा नहीं, इन एनी रेशो में हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। फिर सीजीएसटी की पेमेंट किससे कर, सीजीएसटी का क्रेडिट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसकी पेमेंट के लिए सर, पहले सीजीएसटी के लिए, फिर उसके बाद अगर बचा तो आईजीएसटी के लिए। एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले एसजीएसटी की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। इसमें भी नंबरिंग है, सबसे पहले हमें एग्जॉस्ट करना होगा इसको, फिर हमें एग्जॉस्ट करना होगा इसको, फिर हमें एग्जॉस्ट करना होगा इसको। इसी रूल के चलते हमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन एजेंट का, एजेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में बताया गया है एजेंट को। एजेंट मींस एनी पर्सन, कोई भी फैक्टर है, ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, और इसको बोल सकते हैं डेल क्रिएटर एजेंट, कोई भी ऑक्शनर, ऑक्शनर पता है ना, जो गवर्नमेंट जो आपको कहता है आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी और आपकी प्रॉपर्टी लोन ना चुका पाने की वजह से आपका बंगलो सील कर दिया और उसमें जो भी सामान है उसको सेल करते हैं, तो वो ऑक्शन लगाते हैं। तो जिन ऑक्शनर को अपॉइंट किया जाता है वो भी क्या है, एजेंट है, उनको भी एजेंट बोला गया है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or service on behalf of another, जो दूसरे के बिहाफ पर काम करते हैं उसको एजेंट कहते हैं। ऑथराइज बैंक, ऑथराइज बैंक का मतलब क्या है, आप पेमेंट करते हो, जीएसटी की पेमेंट करते हो, और जीएसटी की पेमेंट क्या कोई भी बैंक ले सकता है क्या? किसी भी बैंक से आप जाकर बोलोगे कि मेरे को जीएसटी की पेमेंट करनी है, नहीं 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 नहीं, ऑथराइज बैंक, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने कुछ ऑथराइज बैंक कर रखे हैं, तो उन जिन को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया, जिन बैंक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है, सिर्फ वही जीएसटी की कलेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं ऑथराइज बैंक, मतलब शैल मींस कि ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट। कॉमन पोर्टल मतलब पता ही है आपको, www.gst.gov.in कॉमन पोर्टल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो भी मैंने बताया कि इसमें जो सेक्शन 49 में मेंशन किया गया है उसको बोला गया है ई कैश लेजर। ई क्रेडिट लेजर सबसेक्शन 2 में ई क्रेडिट लेजर के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स, जो आईजीएसटी में जो टैक्स लगता है वो किसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स। इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिए। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स किस किस को बोला गया, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के रिलेटेड में ही इनपुट टैक्स होता है। सेक्शन 16 बोलता था कि रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अनरजिस्टर्ड को क्या अलाउ होगा, ना ना ना, अनरजिस्टर्ड को अप्लाई मतलब नहीं मिलेगा। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। इनको क्या क्या बोला गया कि ये क्या है, इनपुट, यानी अगर मैंने कुछ खरीदा उन पे अगर पे किया तो वो मेरे इनपुट टैक्स हो गए हैं। इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कौन सा, टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी मैंने अगर इंपोर्ट किया और उस पर कुछ पे किया तो वो भी मेरा इनपुट टैक्स कहलाएगा। आईजीएसटी की पेमेंट होती है ना, क्योंकि वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मानते हैं तो उस पर आईजीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है। बीसीडी के अलावा आईजीएसटी भी पे करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो आईजीएसटी को जो मैंने पेमेंट किया है तो क्या वो मेरा इनपुट टैक्स है, हाँ वो भी इनपुट टैक्स है। सर सेक्शन 9(3) और 9(4) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सीजीएसटी आपने पे किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आपने सीजीएसटी पे किया है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, 5(3) और 5(4) में कौन किसकी पेमेंट की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आईजीएसटी की जो पेमेंट की है आपने उसको भी इनपुट टैक्स माना गया है, ठीक है। एसजीएसटी की जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो पेमेंट हुई है, और यूटीजीएसटी की जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट हुई है, यानी कि रिवर्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा या फिर नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन था, याद है, नोटिफाइड कुछ सर्विसेज बता दी गई थी या फिर गुड्स बता दिए गए थे कि जिन पर आरसीएम एप्लीकेबल है एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। तो हमने कुछ अगर पे किया है आरसीएम के बेस पे, वो भी हमारा इनपुट टैक्स बनेगा और इनपुट टैक्स का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आएगा? यस सर। नेक्स्ट हो गया हमारा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, और क्या चीज होगी, म्युनिसिपल कमेटी और जिला परिषद, और आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनको कहते हैं क्या, लोकल अथॉरिटीज। और रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 6 शेड्यूल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे क्या, लोकल अथॉरिटी। आउटपुट टैक्स मतलब आपको पता ही है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब मींस
टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज बेसिस को तो इनपुट कहा गया है। रिवर्स चार्ज पे अगर मैंने कुछ पेमेंट की तो वो तो इनपुट है, लेकिन मैं आउटपुट टैक्स मतलब जो मैं सप्लाई के वक्त मैंने आउटवर्ड सप्लाई की और उसके वक्त मैंने कलेक्ट किया टैक्स और उसमें से कुछ क्रेडिट का इस्तेमाल किया और जो मैं पेमेंट करने वाला हूं उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि जो मैंने कलेक्ट किया उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। सिंपल। चलो इसमें हम पढ़ने के वाले, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसमें हमें क्या तीन क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, लाइबिलिटी रजिस्टर, इनके बारे में ही पढ़ना है। यही मेन चीज है, यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनमें कैसे पैसा टॉप अप करना है, तो उसकी मैंने पूरी की पूरी प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाया, बकायदा मैंने उसमें आपको दिखाया कि पोर्टल पे जाके कि कैसे मुझे उस पर टॉप अप करना है कैश लेजर में, तो वो जरूर देखना। उसके बाद फिर हम उस रूल को पढ़ेंगे। रूल कौन सा था कैश लेजर के लिए? 87। ठीक है, चलो सबसे पहला सेक्शन आपके सामने आ गया है, सबसे सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर अमाउंट की हमें पेमेंट करनी है। समझ में आया? सबसे पहला सब सेक्शन क्या बोलता है? सबसे पहला सेक्शन मोड ऑफ एडिंग मनी इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ई कैश लेजर में हमें पैसा कैसे टॉप अप करना है, देखो कैसे कैसे। एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, कोई सी भी अगर फीस देनी होगी, और एनी अदर अमाउंट बाय द पर्सन, बाय इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, बाय यूजिंग द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो, या आरटीजीएस कर सकते हो यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कर सकते हो बैंक में जाके। किस किस से पेमेंट कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो और आरटीजीएस भी आप कर सकते हो। बाय सच अदर मोड, और अदर मोड से भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब। जो भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन रखी गई है एज में बी प्रेस्क्राइब, यानी कि आप काउंटर पे जाके भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे रूल में लिखा होगा काउंटर पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। बैंक पर जाओगे और काउंटर में पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पे 10,000 की लिमिट रखी गई है। किसकी लिमिट रखी? कितनी लिमिट रखी गई है? बोलो बोलो, 10,000 की। लेकिन ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करोगे तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है। देखो तो वो प्रेस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शन वगैरह रखी गई है। शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा। साथ में ही हम अपना कैश लेजर बना के चलते हैं। यहाँ पे इसने क्या क्या चीज बोला है? कैश लेजर की बात करता है, कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। अभी बताया था ना मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा अगर जैसे ही हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया तो। सच पर्सन टू बी मेंटेन्ड इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 बोलता है द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैंने कुछ सेल्फ असेस किया है इन द रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी, यानी कि मैं जब रिटर्न भरूंगा तो मैं उसमें बताता हूं ना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा कितना है, तो सेल्फ असेस मैंने किया, शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 41 टू बी मेड इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि मैंने क्या बोला तुमसे कि मैं अगर ई क्रेडिट लेजर अगर बनाऊंगा तो उसका भी क्रेडिट साइड में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैंने कुछ कितना क्या दिखाया, सेल्फ असेस करके अपना क्रेडिट कुछ दिखाया, तो वो भी किस में कहां क्रेडिट होगा? ई क्रेडिट लेजर में मेरे क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है सबसेक्शन? समझो बात। सबसेक्शन कहता है कि यूज ऑफ ई कैश लेजर, यानी कि ई कैश लेजर की जो मैंने बात की, यहां पे ई कैश लेजर की जो मैंने बात की उसका यूज क्या है, यूज किस किस तौर पे हम कर सकते हैं ई कैश लेजर को। देखो, अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, टैक्स की पेमेंट मैं कर सकता हूं। अच्छा, इंटरेस्ट अगर कोई पेमेंट करनी है तो मैं यहां से पेमेंट कर सकता हूं, कैश डिपॉजिट करूंगा पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, पेनल्टी अगर मेरे को कोई लगती है तो उसको भी पेमेंट कर सकता हूं। अच्छा, फीस अगर मेरे को कोई लगता है तो भी उसको पेमेंट कर सकता हूं। और एनी अदर अमाउंट पेबल, कोई सा भी अदर अमाउंट अगर पेबल करना होगा तो कैश लेजर से मैं पेमेंट कर सकता हूं अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। समझ में आया क्या?
जितने टाइम में मेरे को बोला गया होगा कि इतने टाइम, जैसे 20 तारीख के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी होती है, नेक्स्ट महीने की 20 तारीख के अंदर हमें पेमेंट करनी होती है, तो मुझे टॉप अप करना होगा पैसा और उस डेट से पहले पहले पेमेंट कर देना होगा। अच्छा, कैश लेजर तो मैं किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, चाहे मैं उसको टैक्स की पेमेंट करूं, इंटरेस्ट की पेमेंट करूं, पेनल्टी की पेमेंट करूं, किसी भी फीस की पेमेंट करनी, या फिर एनी अदर अमाउंट अगर मेरे को कुछ करना होता तो उसकी पेमेंट है, तो कोई सा भी पेमेंट जो है वो मैं ई कैश लेजर के थ्रू कर सकता हूं। अगर ई कैश लेजर के थ्रू अगर मैंने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा या फिर क्रेडिट हो जाएगा? सर डेबिट हो जाएगा वो अकाउंट में हमारे। समझ में आया क्या? चलो आगे फोर्थ क्या बोलता है। फोर्थ कहता है कि क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? वही बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा? देखा? चलो आ जाओ आ जाओ। यानी कि उसने बोला कि ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ हम टैक्स की पेमेंट के लिए कर सकते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए कर सकते हैं क्या? ना। अगर मैंने बोला कि पेनल्टी की पेमेंट करनी है तो क्या मैं क्रेडिट लेजर इस्तेमाल करूंगा क्या? ना। अगर मैं कोई फीस पे करना तो क्या क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकता हूं क्या? ना। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स की पेमेंट अगर आपने करनी है तो ही आप क्रेडिट लेजर को इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप क्रेडिट लेजर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अच्छा, मेरे को आरसीएम की पेमेंट करनी होगी तो क्या क्रेडिट लेजर इस्तेमाल कर सकता हूं? ना ना ना, क्रेडिट लेजर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अपना कैश लेजर। क्या बोला उसने, समझो। अमाउंट अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट, कोई सी भी पेमेंट करनी होगी किसके, टुवर्ड्स द आउटपुट टैक्स अंडर द एक्ट और अंडर द आईजीएसटी। क्या बोला? अंडर द एक्ट मतलब सीजीएसटी की पेमेंट और आईजीएसटी की पेमेंट। ऐसे ही सिमिलर प्रोविजन कहां पे लिखा गया है? ये तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, सिमिलर प्रोविजन कहां लिखा गया है? एसजीएसटी में भी। तो वहां पे भी ऐसे लिखा होगा अंडर द एक्ट और आईजीएसटी, यानी कि अंडर द एक्ट मतलब एसजीएसटी की भी पेमेंट और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है हमारे। इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब 20 से पहले, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ओ ये बताया था मैंने आपको, आईजीएसटी की पेमेंट आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, एसजीएसटी। कौन बोलता है सर? सेक्शन 49(5) बोलता है। क्या बोलता है? सेक्शन 49(5). देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, कौन सा? आईजीएसटी, ऑन अकाउंट ऑफ IGST shall be first utilized towards the payment of IGST and then remaining अगर कुछ बच गया तो utilized towards the payment of CGST and then SGST, और as the case में भी अगर SGST नहीं हुआ तो UTG मतलब यूनियन टेरिटरी में अगर सेल हुई है तो उसकी जगह SGST और UTGST आता है तो UTGST की पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा कि बी क्या बोलता है कि सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी फर्स्ट भी यूटिलाइज विद द सीजीएसटी की पेमेंट के लिए करेंगे। अगर रिमेनिंग कुछ बच जाता है तो उसको फिर आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला कि एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स, क्या होता है एसजीएसटी? एसजीएसटी की पेमेंट फर्स्ट भी यूटिलाइज विद द स्टेट टैक्स, एसजीएसटी के साथ करेंगे, फिर अगर रिमेनिंग बच जाता है तो आईजीएसटी के साथ पेमेंट करेंगे। अच्छा, प्रोवाइडेड उसने कुछ लिख दिया, देखो देखो क्या लिखा, इधर आओ इधर आओ इधर। देखो उसने प्रोवाइडेड में क्या लिखा, उसने लिखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। एसजीएसटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए ओनली वेयर, सिर्फ तभी, कब? द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी की पेमेंट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि सीजीएसटी को पूरा पूरा एग्जॉस्ट करना होगा, तभी जाके एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी के लिए। समझ में आया क्या? यस, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वही वही चीजें हैं, सिंपल उसी चीज के लिए 3-4 रूल और निकाल दिए इन्होंने, बकायदा पढ़ लेंगे। कुछ प्रॉब्लम सेक्शन निकाल दिए उन्होंने, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सिंपली मैंने आपको क्या चीज बताया था, आईजीएसटी की पेमेंट अगर करनी है, आईजीएसटी की पेमेंट करनी है तो वो आईजीएसटी से जाएगा, फिर सीजीएसटी से जाएगा, फिर उसके बाद बोलो बोलो एसजीएसटी से जाएगा, फिर उसके बाद इसको हम सीजीएसटी, सर सीजीएसटी की पेमेंट अगर हम करेंगे तो पहले सीजीएसटी के से करेंगे, फिर उसके बाद एसजीएसटी से करेंगे, फिर अगर एसजीएसटी की पेमेंट है तो वो एसजीएसटी से नहीं, आईजीएसटी से करेंगे सर। चलो एसजीएसटी से करेंगे और फिर उसके बाद आईजीएसटी से
करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया है। चलो, और इसमें भी नंबरिंग कब, एसजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी की पेमेंट के लिए कब करेंगे? जब सीजीएसटी का बैलेंस पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया। यही वाला सेक्शन बताता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सीजीएसटी पूरा पूरा, यानी कि ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, पहला नंबर इसका। अब सीजीएसटी के बारे में भी कुछ बोलेगा। देखो 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 देखो, नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो क्या बोला। यूनियन टेरिटरी टैक्स फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब खुद के यूनियन टेरिटरी के लिए करेगा यूटीजीएसटी, पहले यूटीजीएसटी के साथ होगा, फिर उसका रिमेनिंग बचेगा तो आईजीएसटी के लिए। प्रोवाइडेड, कुछ बोला, वो क्या बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ यूटीजीएसटी। सिंपल वही चीज, यूटीजीएसटी, यानी कि यहाँ पे क्या बोल दो आप, इसकी जगह स्लैश लगा के बोल सकते हैं यूटीजीएसटी, तो ये भी यूटीजीएसटी। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो यूटीजीएसटी की पेमेंट करने के लिए पहले अच्छा यूटिलाइज होगा। अब इसने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ यूटीजीएसटी शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली वेयर द बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नॉट अवेलेबल। यानी कि सीजीएसटी जब पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा तब जाके हम आईजीएसटी को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, देखो क्या बोला, जल्दी जल्दी आओ। उसने बोला सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप देखो मैं क्या ऐसी कहीं से बोल रहा था ना, ना यहीं पे चीजें लिखी हुई है। देखो एसजीएसटी की पेमेंट, अब एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शैल नॉट बी यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ चुका है। आगे पढ़ाओ, आओ। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? सबसेक्शन 6 बोलता है बैलेंस इन ई कैश लेजर, सीएल मतलब कैश लेजर और सीआर मतलब क्रेडिट लेजर। ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर शैल बी रिफंडेड एज पर सेक्शन 54। सेक्शन 54 जो है हमारा रिफंड का सेक्शन है, कि जब हमें रिफंड मिलता है। यानी कि अगर मैंने बोला था ना बैलेंसिंग फिगर करके, ई कैश लेजर में जो भी बैलेंस बच जाता है उसको आप एनी टाइम निकाल सकते हो, रिफंड ले सकते हो उसका। क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा रहता है उसको भी आप रिफंड ले सकते हो एज पर सेक्शन 54 के हिसाब से। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के केस में उसने बोला गया। एक तो था हमारा जीरो रेटेड के केस में, जीरो रेट सप्लाई करोगे तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। और दूसरा उसने बोला था कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर आपका बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहले समझो। इसमें दो ही चीज के केस में हम क्या ले सकते हैं, क्रेडिट का जो है यानी क्रेडिट लेजर से उसका जो बैलेंस पड़ा है उसका रिफंड जो हम ले सकते हैं वो सिर्फ दो केस में ले सकते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई और एक क्या था, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जब होगा तब हम उसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन कैश लेजर में से हम कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसने क्या बोला देखो, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, interest, penalty, fees or any other amount payable under this act or this rule made thereunder may be refunded in accordance with the provision of section 54। provision of section 54 के अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर सकते हैं, पेमेंट, अच्छा सॉरी, रिफंड ले सकते हैं। सबसेक्शन के 7 क्या बोलता है? सबसेक्शन 7, ऑल लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट, यानी सीजीएसटी के अंडर में बात कर रहा है, शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्या बोला? लाइबिलिटी रजिस्टर, सुना था ना? किसमें मेंटेन होगा सारी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी रजिस्टर में। रूल सर 85, सबसे पहले 85, फिर उसके बाद क्रेडिट लेजर 86 और फिर उसके बाद 87 में कैश लेजर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सबसे पहले लाइबिलिटी डिसाइड होगी, फिर उसके बाद लाइबिलिटी डिसाइड होने के बाद क्रेडिट से पेमेंट, क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। तो तीनों चीजें याद हो गई? यस सर, याद हो गई है। आ जाओ। एट्थ क्या बोलता है? एट्थ कहता है कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में हमें डिस्चार्ज करनी है अपनी लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज करें। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर, इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? सेल्फ असेस्ड टैक्स और अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न्स ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड। यानी कि क्या बोला कि मान लो कि प्रीवियस टैक्स पीरियड में मैंने अपनी रिटर्न नहीं भरी, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे भरनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, अगला महीना आ गया, अब अगले महीने मैंने कुछ पेमेंट की टैक्स की, तो वो कौन से पेमेंट के लिए कंसीडर की जाएगी? सर वो अगले महीने के लिए, जैसे कि मान लो अप्रैल है, मैंने रिटर्न नहीं भरी, अब मई आ गया,
अब मई में मुझे रिटर्न भरनी थी। अब यहाँ के टैक्स के लिए मैंने 10,000 रुपए, यहाँ पे मान लो मेरा बनता था 5,000 रुपए, ठीक है, और यहां पर बनता है मेरा 5,000 रुपए। अब मैंने सिर्फ 5,000 की पेमेंट की है, तो मैंने कहा कि मैंने मई के लिए पेमेंट कर दी। जीएसटी लॉ कहता है ना ना ना, तूने 5,000 की पेमेंट किसके लिए करनी है? सबसे पहले तेरा एडजस्ट किया जाएगा क्या? पिछले महीने का प्रीवियस टैक्स पीरियड जो था तेरा, पिछला महीना प्रीवियस टैक्स पीरियड का, उसके लिए तूने पेमेंट की है टैक्स की और इंटरेस्ट की, समझ, अदर ड्यूज की। समझ में आ रहा है क्या? पहले पिछले ड्यूज क्लियर कर, फिर उसके बाद इस ड्यूज की बात करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तेरे को, तूने अगर रिटर्न नहीं भरी एक महीने की भी, तो आगे की रिटर्न आप नहीं भर सकते हो। आगे की रिटर्न भी आप नहीं भर सकते हो। पहले आपको पिछले रिटर्न्स को पूरा भरना होगा और उसकी पेमेंट करनी होगी, फिर जाके आप नेक्स्ट रिटर्न भर सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। देखो फिर उसके बाद कौन सी पेमेंट? सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज। सेल्फ असेस टैक्स मतलब जो मैंने खुद से असेस किया है टैक्स, रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड के लिए। फिर उसके बाद एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल, सेक्शन किसमें? 73 और 74। गलती से मिस्टेक बेटा, जो बोला था ना 73 और 74, मतलब 73 में गलती से मिस्टेक होती है तो यानी कि फ्रॉड वगैरह का कोई केस नहीं है, और 74 में फ्रॉड वगैरह आपने किया है और टैक्स की चोरी की है, तो उसके अंडर में अगर आपको कोई पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तो उसके अंडर में बाद में पेमेंट होगी। अच्छा 9 क्या बोलता है? टैक्स इंसिडेंस शैल बी डीम्ड टू बी पास्ट। क्या बोला? टैक्स इंसिडेंस शैल बी डीम्ड टू बी पास्ट अनलेस प्रूव्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। यानी कि क्या बोला? समझो बात। बात कुछ ऐसी है, उसने बोला कि ए ने जब सप्लाई की बी को, ठीक है, सप्लाई किया बी को, जैसे ही ए ने कुछ पेमेंट की होगी टैक्स की, मान लो कि कुछ टैक्स की पेमेंट की है ए ने, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ए ने कुछ पेमेंट किया और यहां से आउटपुट टैक्स किससे वसूला? बी से इसने वसूला आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स में से अपना आईटीसी माइनस किया और नेट पेबल कर दिया, नेट पेबल कर दिया। देखो क्या इन टैक्स इंसिडेंस को पास ऑन करने का मतलब क्या है? यानी कि अब अगर ये बंदा बोले कि मुझे आउटपुट टैक्स, मैंने मान लो कि 18% देना था टैक्स, कितना परसेंट देना था? 18% के हिसाब से टैक्स देना था, लेकिन टैक्स कितना कलेक्ट कर लिया गया? यहां से उसने 28% टैक्स कलेक्ट कर लिया, 18% वैलिड था, और उतना 28% किसको जमा कर दिया? 28% जमा कर दिया भैया गवर्नमेंट को। अब ये बंदा ए जो क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि भैया मुझे रिफंड दे दो 10% का वापस, क्योंकि 18% बनता था, मैंने 28% का टैक्स आपको जमा किया। गवर्नमेंट इसको देने वाली है क्या रिफंड? गवर्नमेंट इसको कहेगी कि नहीं, तेरे को रिफंड नहीं देंगे हम। क्यों नहीं रिफंड देंगे? क्योंकि ये जो तूने टैक्स कलेक्ट किया है, किससे कलेक्ट किया है? सर बी से कलेक्ट किया उसने। क्या बोला? सर बी से कलेक्ट किया उसने। समझ रहे हो? तो अगर इस बंदे को दे देंगे तो भरोसा नहीं ना कि वो इस बंदे को वापस करेगा नहीं करेगा, बी को वापस करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा ही हमें मान कर चलना है कि टैक्स इंसिडेंस जो है वो सप्लायर ने पास ऑन कर दिया होगा। यानी पास ऑन करना मतलब उससे कलेक्ट किया और पेमेंट कर दिया, यानी कि पास ऑन कर दिया होगा अपने रेसिपिएंट को। समझ में आ रहा है क्या? पास ऑन कर दिया होगा अपने रेसिपिएंट को। तो क्या इसको रिफंड करेंगे? ना ना ना, इसको रिफंड नहीं करेंगे। अगर ये फाइल करेगा रिफंड के लिए तो फिर इसको दिया जाएगा रिफंड। समझ में आ रहा है क्या? यस। क्योंकि टैक्स इंसिडेंस बॉर्न किसने किया है, यानी कि किसने बियर किया है टैक्स? सर बी ने बियर किया है टैक्स, तो उसको बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस पास ऑन। क्या सर प्रूव करना पड़ेगा या फिर हमेशा मान लिया जाएगा कि पास ऑन है? जीएसटी में हमेशा मान लिया जाएगा कि टैक्स इंसिडेंस जो है वो सप्लायर ने पास ऑन कर दिया है किसी और को। क्योंकि जो मैंने पेमेंट किया था ना यहाँ पे टैक्स का, ये जो टैक्स का पेमेंट किया था सप्लायर ने, इसका क्रेडिट ले लिया और बाकी पास ऑन कर दिया किसको? इसको। तो हमेशा मान लिया जाएगा कि उसने पास ऑन कर दिया है। तो वही चीज उसने बताई हुई है। देखो कि टैक्स इंसिडेंस जो था हमारा शैल बी डीम टू बी पास्ड अनलेस प्रूव्ड बाय सप्लायर। सप्लायर जब तक कि प्रूव ना कर दे, सप्लायर कहेगा कि सुनो सर, मैं तो हूं कंपोजिशन सप्लायर, मैंने जो अपना रेसिपिएंट था उससे कुछ नहीं वसूला है, तो मैंने प्रूव कर दिया, कि मैंने टैक्स इंसिडेंस पास ऑन ही नहीं किया, उससे चार्ज ही नहीं किया मैंने टैक्स, तो यानी कि पास ऑन ही नहीं किया। तो जब पास ऑन नहीं किया तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा? हाँ, मुझे रिफंड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। देखो एवरी पर्सन हु हैज पेड टैक्स, जिसने टैक्स पे किया है ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर द एक्ट, अनलेस
अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड बाय हिम, जब तक कि सप्लायर प्रूव नहीं करता, बी डीम्ड टू बी पास, बी डीम्ड टू हैव पास ऑन हो गया है the full incidence of such tax to the recipient, recipient को पास ऑन कर दिया है of such goods और सर्विस और बोथ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन कुछ बताया गया, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया उसने? एक्सप्लेनेशन में बताया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, क्या बोला? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द डेट ऑफ क्रेडिट to the account of government in authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger। यानी कि क्या बोला कि कैश लेजर में जब हमें पैसा डिपॉजिट करना होता है, क्या बोला? कैश लेजर में जब हमें क्रेडिट साइड में पैसा डिपॉजिट करना होता है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पोर्टल पे जाना पड़ेगा, पोर्टल में जाके एक चालान बनाना पड़ेगा, चालान को हमें भरना पड़ेगा, चालान को हमें क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। आगे मैंने वीडियो दे रखी है, पूरा पूरा आपको समझ में आएगा एक एक चीज की कैसे हमें टॉपअप करना होता है पैसा। तो चालान को भरना पड़ेगा और फिर उसका चालान भरने के बाद, चालान मतलब चालान में लिखा होता फॉर्म होता है नॉर्मल, जैसे बैंक में जाते हो ना आप, बैंक में जाके हमें कितना पैसा डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, तो वैसा कुछ एक पर्ची बनाते हो कि मेरे को 500 के 50 नोट डिपॉजिट करने हैं, 1000 के मेरे को 5000 नोट डिपॉजिट करने हैं, तो ऐसे करके करते हो। तो वैसे ही वहां पे एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं चालान, चालान जनरेट करना होता है, फिर उसके बाद उस चालान की पेमेंट करनी होती है। समझ में आ रहा है क्या? अब पेमेंट, अब अपने पेमेंट तो कर दी, टॉपअप करने के लिए अपने अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब ऑनलाइन पेमेंट आपके कैश लेजर में कब जाएगा? जब गवर्नमेंट के जो बैंक है ना, बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। जब बैंक में क्रेडिट हो जाएगा उसी दिन फिर वो आपका क्रेडिट मान लिया जाएगा कि उस दिन आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट हो गया है। समझे क्या? यस। एक्सप्रेशन टैक्स ड्यू, जो टैक्स ड्यू की बात की थी हमने, टैक्स ड्यू का मतलब क्या है? मींस द टैक्स पेबल अंडर द एक्ट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी एंड अदर ड्यूज। क्या बोला कि टैक्स ड्यूज का मतलब होता है कि डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी वगैरह, सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। अदर ड्यूज का मतलब हो गया इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो ये फालतू बकवास चीजें अभी इन्होंने लेके आए हैं कुछ। सेक्शन 49A सिर्फ और सिर्फ वो नंबरिंग जो बताया था ना मैंने, आईजीएसटी की पहले, फिर उसके बाद पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद सीजीएसटी, फिर उसका पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद एसजीएसटी, वही चीज ये बताएगा। देखो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, क्या है? आईजीएसटी शैल बी एग्जॉस्टेड फर्स्ट टू पे ऑल टैक्स बिफोर यूजिंग एनी अदर credit। देखो notwithstanding anything contained in section 49 input tax credit on account of CGST, SGST, UTGST shall be utilized towards the payment of IGST। पेमेंट के लिए, आईजीएसटी की पेमेंट के लिए इनको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए ओनली आफ्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी हैज फर्स्ट बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली टुवर्ड सच पेमेंट। मतलब क्या है? सिंपली बोला गया कि आईजीएसटी का एग्जॉस्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद सीजीएसटी को इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 49B ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बोलता है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इशू एनी ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। भाई गवर्नमेंट के अपने पास पावर रख ली कि हम जैसे जैसे बताएंगे ना यूटिलाइज करना, वैसे वैसे आपको यूटिलाइज करते हुए चलना है। देखो और क्या बोला उसने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई और एफ ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 49, ऊपर पढ़ा था, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रेस्क्राइब्ड और ऑर्डर दे सकता है इन द मैनर यूटिलाइज ऑर्डर दे सकता है एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एज द केस में बी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सच टैक्स। बकवास था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। रूल, अच्छा देखो अब हम आ गए हैं रूल पे। रूल 88A ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोला 88A में? देखो आज हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमें यूटिलाइज करना है। मैंने अभी बताया था आपको, आईजीएसटी की पेमेंट पहले आईजीएसटी से, फिर उसको एनी रेशो में सीजीएसटी और एसजीएसटी से, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट होने गया, फिर उसके बाद सीजीएसटी की पेमेंट करेंगे पहले सीजीएसटी से, फिर उसके बाद आईजीएसटी से। एसजीएसटी की पेमेंट पहले करेंगे एसजीएसटी से, फिर उसके बाद आईजीएसटी से। समझ में आ रहा है क्या? यस। देखो इसने क्या कहा, न्यू मैकेनिज्म प्रेस्क्राइब्ड for utilization of ITC, new rule 88A inserted in CGST rules।
न्यू इंसर्टेड यानी रूल जो था 88A अलाउज यूटिलाइजेशन ऑफ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने जैसा आपको बता रखा है, सिंपली यही याद रखना, और कुछ याद रखने की रूल के नंबर के याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 रूल याद रखने हैं आपने, 85, 86, 87 बस। 88 क्या बोलता है, देखो रूल 88 अलाउज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट entire ITC of IGST is completely exhausted first before utilization of ITC of CGST, SGST और UTGST। देखो न्यू रूल प्रोविजन क्या बोलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST है, CGST है, SGST और UTGST, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल टैक्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ SGST और UTGST। यानी क्या बोला, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बता रखी है, सबसे पहले IGST इस्तेमाल होगा IGST की पेमेंट के लिए, फिर उसके बाद इन एनी रेशो, बोला था ना इन एनी रेशो में इस्तेमाल हो सकता है, या तो पहले आउटपुट टैक्स ये सेंट्रल टैक्स के लिए या फिर SGST या UTGST के लिए सेंट्रल टैक्स की पेमेंट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या बोला, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटली, यानी कि मैंडेटली क्या हो जाना चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल टैक्स की पेमेंट किसके लिए करेंगे, क्या IGST के लिए करेंगे ना, सबसे पहले सेंट्रल टैक्स की पेमेंट सेंट्रल टैक्स के लिए करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ बच गया तो उसके बाद हम पांचवें नंबर पे किसकी पेमेंट करेंगे, IGST की पेमेंट, फिर उसके बाद SGST को इस्तेमाल करेंगे, SGST को सबसे पहले SGST से इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद IGST से इस्तेमाल किया जाएगा, और ये तो परमिटेड ही नहीं है एक दूसरे की इंटर में ट्रांजैक्शन। देखो एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, आ जाओ। एग्जांपल में क्या बोला कि अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड ऑन आउटपुट लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स हेड, कौन कौन से हेड है, हेड दिया हुआ है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने बताया, इंटीग्रेटेड कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी है, 1000 रुपए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सेंट्रल टैक्स का कितना पे करना है, CGST पे करना है 300 रुपए का, SGST या फिर UTGST पे करना है 300 रुपए का, और टोटल पेमेंट करनी है 1600 रुपए की। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बचा हुआ है, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास बचा हुआ है 1300 रुपए पड़ा हुआ है IGST का, 200 रुपए पड़ा हुआ है CGST का, 200 रुपए पड़ा हुआ है SGST या UTGST का, टोटल हमारे पास क्रेडिट पड़े हुए हैं 1700। देखो वैसे यहाँ पे डिफरेंस देख के क्या पता लग रहा है कि 100 रुपए का तो कम से कम बचना चाहिए क्रेडिट। चलो आ जाओ देखते हैं कैसे कैसे हमें करना होगा। सबसे पहले IGST की पेमेंट करनी पड़ेगी, आउट डिस्चार्ज, देखो ये क्या लिखा है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST, CGST, SGST, UTGST है, यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल टैक्स है, डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ SGST या फिर UTGST, और बैलेंस अगर कुछ बच जाता है टैक्स क्रेडिट का तो उसकी बात करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना कितना करना है, देखो सबसे पहले कितना करना था, 1300 रुपए की हमें 1000 रुपए की पेमेंट करनी है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है IGST की कितनी है, IGST की पेमेंट करनी है 1000 रुपए की। सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया IGST का क्रेडिट 1000 रुपए, ठीक है, और फिर कितना बचा, 300 रुपए बचे, 300 रुपए बचे क्या, 300 रुपए, यस 300 रुपए बच गए, तो 300 रुपए को 200 रुपए मैंने इस्तेमाल किया किसके लिए भाई, सेंट्रल टैक्स की पेमेंट के लिए। सेंट्रल टैक्स की पेमेंट कितनी थी, 300 रुपए की, सेंट्रल टैक्स की पेमेंट के लिए मैंने 200 रुपए IGST का इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद मैंने 100 रुपए इस्तेमाल कर लिया SGST की पेमेंट के लिए। फिर उसके बाद उसने बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, क्या कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया, हाँ 1300 रुपए थे, 1300 रुपए को क्या मैंने इस्तेमाल कर लिया क्या पूरा, 1300 रुपए देखो 1000 रुपए यहाँ पे कर लिया, 200 रुपए इसके लिए, और 200 रुपए 100 रुपए मैंने SGST के लिए कर लिया। सेंट्रल टैक्स का नंबर, अब सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट कितना है, 200 रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 300 रुपए, लेकिन मैं उसमें ऑलरेडी 200 रुपए की पेमेंट किससे कर चुका था, IGST से, तो बचा कितना होगा 100 रुपए, तो 100 रुपए यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा मैं, 100 रुपए यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा, और 100 रुपए बैलेंस बच जाएगा मेरा सेंट्रल टैक्स, SGST के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो सेंट्रल टैक्स का बैलेंस कितना बच गया मेरा, 100 रुपए। SGST का नंबर आया, तो SGST का मेरे को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है 300 रुपए की, लेकिन मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 100 रुपए IGST से, तो बचा 200 रुपए, 200 रुपए का क्रेडिट इस्तेमाल कर लूंगा पूरा का पूरा, तो क्या कुछ बचेगा, नहीं कुछ नहीं बचेगा, यानी कि क्रेडिट ही मेरे पास IGST का 200 रुपए था, 200 रुपए मैंने इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं बचा, तो यानी टोटल मेरा क्या चीज हो गया, अभी मेरा बैलेंस बच गया 100 रुपए का, क्या था 100 रुपए किसका, ये बताओ बोलो बोलो बोलो, 100 रुपए किसका है, CGST का बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट में,
ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर ऑप्शन था, यहाँ पे 200 इस्तेमाल किया था, यहाँ पे 100, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। इन एनी रेशो था तो यहाँ पे उल्टा कर दिया। ये देखो, ये ऑप्शन दोनों उल्टे हो गए, यानी कि मैंने सीजीएसटी की पेमेंट के लिए 100 रुपए इस्तेमाल किया, एसजीएसटी की पेमेंट के लिए 200 रुपए इस्तेमाल किया। तो इस बार मेरा बैलेंस जो बच गया, आप देख सकते हैं 100 रुपए का बच गया एसजीएसटी के लिए। समझ में आ रहा है क्या? यस। क्या सर इससे डिफरेंस आया तो क्या मेरे पेपर में गलत होगा? नहीं, आपका पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, ये रूल बताते हैं कि आप इन एनी रेशो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ गया। आ जाओ सर, हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं, आओ। रूल नंबर 85, इंपॉर्टेंट सेक्शन रूल है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 85 क्या बोलता है? बड़ा ही सिंपल सिंपल चीज बोलेगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है वो? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 49 शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 में बनाया जाएगा। किसमें? ये जो फॉर्म है वो किसमें बनाया जाएगा? जीएसटी पीएमटी 01 में ये वाला जो लेजर है आपका, ये बनाया जाएगा। कौन से लेजर की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड। प्लस होगा हमेशा डेबिट साइड में, माइनस होगा हमेशा क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो, फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर बनाया जाएगा किसमें? जीएसटी पीएमटी 01 पे। फॉर ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ऑल अमाउंट पेबल बाय हिम शैल बी डेबिटेड। ओ हो, क्या बोला? शैल बी डेबिटेड टू दी सेड लेजर में। यहां पर डेबिट हो जाएगा। जैसे मेरे को कोई टैक्स की पेमेंट करनी है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, कोई फीस की पेमेंट करनी है, ये सारा कुछ यहां पर डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, वहां पर डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया है हमारे। आ जाओ, आगे क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ऑफ द पर्सन शैल बी डेबिटेड बाय, यानी कि डेबिटेड मतलब यहां से डेबिटेड बाय हो जाएगा द अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट पेबल टूवर्ड्स, यानी कि जो पेमेंट करनी है टैक्स की, इंटरेस्ट की, लेट फीस की और एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश। जो भी रिटर्न हमने सेल्फ असेस करके रिटर्न के द्वारा फर्निश किया गया है, रिटर्न के द्वारा जो फर्निश किया गया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। दूसरी उसने क्या बोला कि उसने बोला कि अमाउंट जो भी बताएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर ड्यूज। यहां पे क्या है? लेट फीस की बात नहीं कर रहे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, एनी अदर अमाउंट डिटरमिन बाय द पीओ। जो प्रॉपर ऑफिसर निकालेगा ना, प्रॉपर ऑफिसर ने निकाला, देखो आपसे तो निकला नहीं, या फिर आपने कुछ छुपा दिया, प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है नहीं नहीं तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती है, उसने कुछ टैक्स लाइबिलिटी ऐड ऑन कर दी, तो टैक्स लाइबिलिटी ऐड ऑन कर दी तो वो भी कहां पे टैक्स लाइबिलिटी ऐड ऑन होगी? सर, डेबिट साइड में ऐड ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दूसरा उसने क्या बोला? अमाउंट ऑफ, इधर आओ, चिंता मत करो, शॉर्ट में भी मैंने बना रखा है पूरा पूरा। ये जो मैं यहाँ पे एक्स एक्स लिख रहा हूँ ना, वो सब कुछ मैंने बना रखा है, आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने क्या कहा? अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, सॉरी, अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर सेक्शन 42 और 43। बोला था ना मिसमैच और 50, 42 और 43 में जो मिसमैच होता है, मिसमैच मतलब जो बोला था ना कि तुमने कहा कि मैंने सेल किया है, बट वहां पर न, तुमने कह दिया कि मैंने सेल, तुमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, बट सामने वाले सप्लायर ने अपना जीएसटी रिटर्न में दिखाया नहीं, वो कह रहा है कि मैंने सप्लाई की नहीं, बट तुम कैसे ले रहे हो? तो वो मैचिंग होता है, बताया था ना मैचिंग होता है। तो मैचिंग में अगर कुछ हो गया और आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ गई, तो वो जो लाइबिलिटी निकलेगी वो भी कहां से? यहीं से निकलेगी, वो भी आपका डेबिट होगा यहाँ पे। और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट मे एक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम एक्रू होता रहेगा कोई भी इंटरेस्ट वगैरह, तो वो भी कहां पे जाएगा? वो भी इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ गया है। आगे से सर क्रेडिट नहीं होगा क्या कुछ? या होगा बेटा, होगा। आ जाओ आ जाओ, देखो क्या लिखा उसने। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, सेक्शन 49A, सेक्शन 49B, पेमेंट ऑफ एवरी लाइबिलिटी बाय रजिस्टर्ड, कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न शैल बी मेड बाय डेबिटिंग, डेबिट करके पेमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन इन रूल। क्रेडिट लेजर किसमें? 86 में। कैश लेजर किसमें? 87 में। मेंटेन बाय, और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि क्या बोल दिया जाएगा?
डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। देखो इसने बोला कि डेबिट करना पड़ेगा आपको, कौन से अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे, ई कैश लेजर, देखो ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जो हम बनाते हैं, क्रेडिट लेजर जब ये तो एड ऑन यहाँ पे होता है, जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट करना पड़ेगा हमें ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली टैं 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 कहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली इनको, इसको कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो है इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ई कैश लेजर, ई लायबिलिटी, सॉरी ई क्रेडिट लेजर, ये मैं ऑलरेडी क्लास में भी बता चुका हूं, ठीक है। अभी देखते रहना चीजें, समाप्त कर दूंगा मैं इसको। देखो और उसने क्या बोला, द अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, अंडर सेक्शन 51 और अमाउंट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52, इसमें क्या क्या चीज होता है, टीडीएस बताया था, टीसीएस ये बताया था, टीडीएस डिडक्ट करते हैं, डीजी लो करके था कोई, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन जो टीसीएस कलेक्ट करने वाले जो ईसीओ होते थे, टीसीएस कलेक्ट करने वाले जो ईसीओ होते थे, तो यानी जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है या फिर टीडीएस काटा गया है, ठीक है, एंड रिवर्स चार्ज की पेमेंट और अंडर सेक्शन यानी कि अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 मतलब कौन है, कंपोजिशन वाले लोग, ठीक है, और एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, penalty, fees or other amount shall be paid by debiting the electronic cash ledger maintained as per the rule 87 and electronic liability register shall be credited accordingly। क्या बोला मैंने कहा था ना हमेशा कि देखो क्रेडिट लेजर तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा किसके लिए, टैक्स की पेमेंट के लिए, लेकिन बाकी की पेमेंट के लिए सर क्या इस्तेमाल हो रहा है, सर इस्तेमाल हो रहा है हमारा कैश लेजर, तो कैश लेजर को तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, और लायबिलिटी रजिस्टर अकॉर्डिंगली क्या चीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वही चीज उसने बात बोली है कि टीडीएस की पेमेंट करनी है तो कैश लेजर से करनी पड़ेगी, टीसीएस की पेमेंट करनी है तो कैश लेजर से करनी पड़ेगी। सर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, उसके पास तो क्रेडिट लेजर ही नहीं होता उसका, क्योंकि उसको आईटीसी तो मिलता नहीं, कंपोजिशन सप्लायर को क्या आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता, तो उसके लिए क्रेडिट लेजर तो सर होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वो कैश लेजर से ही अपनी पेमेंट कर सकता है। और इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, क्या बोला, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, एनी अदर अमाउंट हो गया, वो किससे पेमेंट होगा, सर कैश लेजर से ही पेमेंट किया जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, बड़ी सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं है रे, ठीक है। एनी अमाउंट, क्या बोला उसने, एनी अमाउंट of demand debited in electronic liability register shall stand reduced कर दिया जाएगा to the extent relief given by the appellate authority, appellate tribunal और court, and electronic tax liability register shall be credited accordingly। क्या बोला, देखो ये जो हमने बात बताई थी, किसकी बात बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होगा, कोई भी अगर मान लो तुम यहां पर तो क्या है कि कोई भी अमाउंट वगैरह ऐड ऑन हो रहा है, तुम्हारी लायबिलिटी ऐड ऑन हो रही है, लेकिन पे ऑफ कहां पे हो रही है, यहाँ पे। अब केस गया कहां पे, अथॉरिटी में केस जाने के बाद तुम्हारी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि चलो तुम्हारी इतनी लायबिलिटी नहीं बनती, कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी इतनी लायबिलिटी नहीं बनती, उस पर 18% ही लगेगा, जो तुमने बोला था 28% नहीं लगा, तुमने 28% के हिसाब से उन्होंने लायबिलिटी निकाल दी थी, प्रॉपर ऑफिसर ने तुम्हारी लायबिलिटी निकाली थी 28% के हिसाब से, बट तुम्हें प्रूव करने के लिए तुम कोर्ट गए, कोर्ट का फैसला तुम्हारे में आ गया, या फिर कोर्ट ने तुम्हें रिलीफ दे दिया, उन्होंने बोला चलो ठीक है इतना टैक्स तुम्हें नहीं पे करने की जरूरत है, मत पे करो, तो तुम्हें वो चीज क्या चीज हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, टैक्स लायबिलिटी कम हो गई थी, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, वही चीज वहां पे लिखी हुई है, अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर दिया जाएगा हमारा लेजर। अच्छा, और बाकी 6 में क्या बताया, 6 में बोला कि कोई भी पेनल्टी इम्पोज shall stand reduce partly or fully as the case may be if taxable person makes the payment of tax, interest, penalty specified in show cause notice and demand order में, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। क्या बोला उसने, शैल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि इससे पहले मैंने बोला कि मेरी 10,000 की
लाइबिलिटी बनती है। प्रॉपर ऑफिसर ने डिमांड नोटिस भेजा, तेरी 10,000 की नहीं तेरी 20,000 की लाइबिलिटी बनती है। अब डिमांड नोटिस के आते ही मैंने पेमेंट कर दिया, उसकी डिमांड नोटिस मुझको मिला और मैंने पेमेंट कर दिया बिना बहस के, तो मुझे पेनल्टी वेनल्टी कुछ नहीं लगेगी। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं। तो जब ऐसा केस आएगा कि पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगा, पेनल्टी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्या लाइबिलिटी रजिस्टर को क्या डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है। तो वही चीज वहां पे उसके लिखी हुई है। आगे इसने क्या बोला, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल अपॉन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसीज, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, कम्युनिकेट द सेम टू द ऑफिसर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर। यानी कि क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है आपकी, ऑटोमेटिकली आपका कुछ लाइबिलिटी बढ़ गई, समझ में आ रहा है क्या, और या फिर आपने कुछ पेमेंट की थी वो पेमेंट रिड्यूस नहीं हुई, तो ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आ गई है तो आप सीधा सीधा कम्युनिकेट करोगे किसको, जो ऑथराइज ऑफिसर हैं, इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04 में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में आ गया। तो आप एक और आपको चीज दिखा देता हूं, देखो शॉर्ट में, शॉर्ट में आ जाओ, देखो ये देखो, ई लाइबिलिटी रजिस्टर अभी अभी हमने पढ़ा है। अब ई लाइबिलिटी रजिस्टर जो हमने पढ़ा हुआ है वो कैसा कैसा है, देखो डेबिट होता है इन, और ये मेंटेन किसमें किया जाएगा, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 में, और क्रेडिट में क्या है, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल वगैरह जो होगा वो लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट कर दिया जाएगा एज पर द रिटर्न फर्निश्ड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल बाय पीओ एज पर एनी प्रोसीडिंग बाय दी सेट पर्सन और बाय दी सेट पर्सन। यानी कि सेट पर्सन ने बोला कि मेरी इतनी लाइबिलिटी बनती है, प्रोसीडिंग्स हुई और उसके अकॉर्डिंगली, तो ये टैक्स इंटरेस्ट वगैरह तो भी डेबिट हो जाएगा। टैक्स इंटरेस्ट एज पर मैचिंग का जो रूल 42-43, इंटरेस्ट एक्रूड टाइम टू टाइम, ये सारे डेबिट होंगे। और क्रेडिट का क्या क्या चीजें होंगी, पेमेंट थ्रू द कैश लेजर, पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, कैश लेजर से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट हुई, और कैश लेजर, यहाँ पे कैश लेजर से टीडीएस टीसीएस की पेमेंट होगी, आरसीएम वालों की पेमेंट होगी, कंपोजिशन वालों की पेमेंट होगी, और इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर ड्यूज वगैरह की पेमेंट किससे होगी, कैश लेजर से। अच्छा, पेमेंट थ्रू क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर से क्या पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स की पेमेंट होगी। ठीक है, पेमेंट क्रेडिट लेजर को किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, रिलीफ गिवन बाय एटी डबल ए, और कोर्ट ने अगर कोई रिलीफ दे दी तो वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी तो वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, ये जो लाइबिलिटीज थी ये सारी की सारी, जैसे यहाँ से पेमेंट कर दी तो ये कहाँ जाएगा, टैं 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 क्रेडिट लेजर का, देखो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और ये सारी पेमेंट, ये जो पेमेंट हुई वो कहाँ पे आ गई, ये रहा, ये पेमेंट है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट जाएगी कहाँ पे, टैं 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 टैं, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे सर, यहाँ जाएगी, यहाँ पे पेमेंट आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में आ गया। सर ई क्रेडिट लेजर भी बता दो। तो ई क्रेडिट लेजर को बनाया जाएगा कौन से फॉर्म में, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 में ई क्रेडिट लेजर बनाया जाएगा। जीएसटी पीएमटी 01 में किसको बनाया गया था, लाइबिलिटी रजिस्टर को। जीएसटी पीएमटी 02 में बनाया जाएगा क्रेडिट लेजर को। क्रेडिट लेजर में से डेबिट होगा कब, डेबिट कब होगा, जब पेमेंट कर देंगे, और अगर न क्रेडिट कब होगा, जब हमें आईटीसी मिलेगा, यानी एवरी क्लेम ऑफ आईटीसी और री क्रेडिट ऑफ रिफंड सो फाइल्ड। यानी कि देखो क्या बोला, क्लेम ऑफ आईटीसी करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी रजिस्टर में आउटवर्ड टैक्स की पेबल करेंगे, आउटवर्ड टैक्स की पेमेंट कर देंगे हम क्रेडिट लेजर से, तो वहां पे डेबिट हो जाएगा। अच्छा, कुछ रिफंड अगर मांगेंगे तो वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आईटीसी कम हो जाएगा तो डेबिट करेंगे। अच्छा, रिक्रेडिटेड रिफंड, सो जो मैंने कुछ रिफंड फाइल किया था और रिफंड फाइल करते ही मेरा वो डेबिट हो गया था, लेकिन रिफंड को मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, जैसे ही रिजेक्ट कर देंगे तो मेरा आईटीसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो कहाँ पे बढ़ेगा, क्रेडिट दोबारा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया क्या? यस सर समझ में आ गया है। ऐसे ही कैश लेजर के बारे में भी है। कैश, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कैश लेजर, कैश डिपॉजिटेड एज पर सेक्शन 49(1) में बताया था मोड ऑफ कैसे कैसे बनाना है, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर अदर मोड के थ्रू, हम थ्रू चलान बनाकर हमें इन मोड के थ्रू हम टॉपअप कर सकते हैं पैसा, तो वो वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। टीसीएस टीडीएस काटा है तो उसको डिपॉजिट करना है, तो कैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ई कैश लेजर में, यानी जैसे ही मैंने उसको डिपॉजिट किया होगा तो वो मेरे ई कैश लेजर में, ई कैश लेजर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मेरे ई कैश बताया था ना, ई कैश लेजर में आ जाएगा, टीडीएस टीसीएस। यस सर, मेरे
ई कैश लेजर में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा अगर रिफंड रिफंड फाइल किया है मैंने। किसका रिफंड फाइल किया सर? ई कैश लेजर में जो मेरा पेमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, रिफंड, तो उसके लिए मैंने रिफंड फाइल किया होगा। तो रिफंड फाइल करते ही मेरा क्या चीज हो गया, रिड्यूस हो गया होगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस रिड्यूस हो गया होगा। अच्छा, अब मान लो कि वो जो रिफंड था वो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया तो मेरा दोबारा कैश लेजर मेरा बढ़ जाएगा। और ये तो पेमेंट आपको पता ही है कि पेमेंट थ्रू द कैश लेजर। चलो आ जाओ, यही पढ़ लेते हैं हम। रूल 86 यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 में बनाया जाएगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी एलिजिबल हो गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कॉमन पोर्टल पर, तो एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डेबिट किससे हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी जैसे हम कर देंगे तो उससे डेबिट हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम द रिफंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, यानी क्या बोला, रिफंड अगर मांगो, अगर मान लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा। और अगर रिफंड रिजेक्ट हो गया तो वो रिक्रेडिटेड हो जाएगा, यानी कि आईटीसी हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सेव एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन ऑफ this chapter, no entry shall be made directly in the electronic credit ledger under this under any circumstances में डायरेक्टली कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्ड पर्सन शल अपॉन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसीज, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होती है तो उसको ऑफिसर को बताना पड़ेगा जीएसटी पीएमटी 04 में। कब कब बताएगा, जैसे कि उसने कुछ क्रेडिट किया, कुछ क्रेडिट नहीं आ रहे हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिए क्रेडिट बट वो क्रेडिट नहीं आया है, उसने यूटिलाइज करना था उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी रीजन हो सकता है कि उसका क्रेडिट लेजर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट कर सकता है ऑफिसर को।